video we are going to discuss the world map in detail, and with respect to world map, most of the times we are not able to locate the countries. So what are we going to do right now is we are going to do country by country, region by region to make you understand as to what member countries are there. So first of all, let us look at the region around India. Now you will find that India definitely is a country with a very good coastline. So this is the large coastline that we have, which gives us the very advantage that we need or that we seek in this particular region. Now look at this particular region, which we call as the Indian Ocean region. In Indian Ocean region, you will find that it is composed of two seas, the Arabian Sea and the Bay of Bengal. When you are done with the Arabian Sea and the Bay of Bengal, try to locate and ascertain the countries that are around it. The countries like small island countries. First of all, you will find that we have Maldives. Now, Maldives is very close to India. Then we have Sri Lanka. Then, all the more, you will find there is a British Indian territory. There is an island, Diego Garcia. Then we have these countries Seychelles, Comoros, Madagascar, La Reunion Islands, Mauritius, Tomilin Islands, and Mozambique. It's not an island country, but then you will find that India recently is reaching out to these countries, and we do have a policy for them called as Neighborhood First Policy. Now, you might have heard about double fish hook strategy with me from me in the class. You might have heard that China is trying to create a string of pearls around India. Now, what is this exactly string of pearls around India? ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी क्या है, मोतियों की माला कैसे बुन रहा है? तो चाइना ने बहुत सिंपल काम किया है। म्यांमार में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में और ईरान में कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं जो कि चाइना अपने अंडर टेक ओवर कर रहा है, और इस तरीके से इंडिया को चारों तरफ से घेरने की साजिश है। इंडिया ने इसका एक ऑल्टरनेटिव निकाला है जिसको हम डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी कहते हैं। ये डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है कि इंडिया, जैसे कि मालदीव्स हो गया, जैसे कि मॉरिशस हो गया, मालदीव्स हो गया, मॉरिशस हो गया, सेशल्स, कॉमरोस, मदागास्कर हो गया, यहाँ पे अगर आप बांग्लादेश की बात करें, फिर यहाँ पे इंडोनेशिया हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। तो इंडिया ने डबल फिश हुक में कुछ पोर्ट्स ऐसे चुने हैं, ईरान का भी पोर्ट चुना है कि एक हुक इस तरीके से और एक हुक इस तरीके से। ये दोनों हुक एक स्ट्रैटेजिक नेवल बेस पे मिलते हैं जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है नेवल बेस, और इंडिया को ये एडवांटेज देता है। अब इंडिया चाइना के बीच में जो कॉन्टेस्ट चल रहा है इंडियन ओशन रीजन में, वो बहुत बार हमने क्लास में डिस्कस किया है कि वो चलता है क्योंकि चाइना को अगर आप ध्यान से देखिए कि चाइना आखिरकार ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इंडिया के अराउंड क्यों बुन रहा है। पहली बात तो देखिए, इंडिया को नेचुरली एक एडवांटेज मिला हुआ है इतनी बड़ी कोस्ट लाइन का, और इंडिया ऐसा नहीं है कि इंडियन ओशन रीजन में बहुत ज़्यादा नेवी की वजह से जाना जाता है, नेवल प्रेजेंस की वजह से नहीं जाना जाता है, बल्कि एक तरह से ट्रांजिट हब की तरह काम करता है। कैसे? अगर रेड सी से कोई भी शिप आता है तो वो एक बार इंडिया के पास रुकता है, फिर ऐसे क्रॉस करके वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू होते हुए फिर ये एशियान इकोनॉमीज़ के पास जाता है। ये रीजन आपको पता है कि ये एशियान इकोनॉमीज़ का है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। अब एशियान इकोनॉमीज़ को अगर ऑयल एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज़ के साथ जोड़ना है तो डेफिनेटली हमारे पास एक ही रूट बचता है। फिर अगर यूरोप को मान लीजिए, जस्ट इमेजिन अगर यूरोप को, जो कि आपको इस साइड में दिखाई देगा, यूरोप को अगर एशियान के साथ डील करना है, लेट्स से ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और अगर इन कंट्रीज़ को आपको एशियान के साथ डील कराना है तो आप कैसे कराएंगे? तो आपके पास रास्ता कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। देन वी हैव स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू मेडिटेरेनियन सी से होते हुए जाएं, मेडिटेरेनियन सी के बाद यहाँ पे सुएज़ कैनाल है, सुएज़ कैनाल से रेड सी से होते हुए जाएं, रेड सी के बाद बाबेल मांदेब स्ट्रेट के पास जाके फिर हम इंडिया के पास आएँ और फिर ये वाला रास्ता फॉलो करें। तो हमारे पास जो इंटरनेशनल सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, वो आपको रेड लाइन जो दिखाई दे रही है वो ये है। अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि हाउदी का लगातार अटैक, हाउदीज़ का अटैक बढ़ रहा है। हाउदीज़ का अटैक आफ्टर ऑल किस जगह पे बढ़ रहा है? तो हाउदीज़ का अटैक हमारा इस जगह पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बाबेल मांदेब स्ट्रेट के पास पर्टिकुलरली सभी शिप्स पर अटैक हो रहा है, जिसकी वजह से यूरोप ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड नहीं कर पा रहा। हम बात कर रहे थे चाइना की, कि चाइना आफ्टर ऑल इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है, इतना एग्रेसिव पॉस्चर उसने इंडियन ओशन रीजन में क्यों ले रखा है। ज़रा चाइना की ज्योग्राफी को आप देखिए। चाइना के पास आप एग्जिट रूट्स देखिए कहाँ पे हैं।
अब एग्जिट रूट्स, आपको पता है कि ज़मीन से कोई भी चीज़ का व्यापार करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, कॉस्टली होता है। ऑल्सो रोड जो है वो कंस्ट्रक्शन में टाइम लगाती है, और रोड को डिफ़िकल्ट टेरेन के पास से लेके जाना है, बिकॉज ये पूरा रीजन जो है ये ऐसा नहीं है कि बड़ा प्लेन है, ये पहाड़ है, चट्टान है यहाँ पे। तो चाइना के पास एग्जिट रूट ज़्यादा बचते नहीं हैं। चाइना के पास जो कोस्ट लाइन है, आपके पास तीनों दिशा में कोस्ट लाइन है, चाइना के पास सिर्फ ये कोस्ट लाइन है। चाइना के पास जो कोस्ट लाइन है, ज़रा उसको और थोड़ा नज़दीक से देखें। चाइना के पास कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, चाइना क्यों परेशान रहता है। चाइना अगर एग्जिट लेगा तो उसको सबसे पहले साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों से जूझना है, ईस्ट चाइना सी और येलो सी के पास। फिर उसका ताइवान का इशू ऑलरेडी चल रहा है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पैसिफिक में इस साइड से उसको सपोर्ट करता है। फिर फिलीपींस के साथ, मलेशिया के साथ, वियतनाम के साथ, साउथ चाइना सी में स्पैटली आइलैंड्स के ऊपर उसका डिस्प्यूट ऑलरेडी चल रहा है। यानी चाइना के पास जो नेवल एग्जिट है वो काफ़ी हॉस्टाइल टेरिटरी से घुसता है। जबकि आप इंडिया की ऐसी बात करें तो इंडिया के पास भले ही हमारे लैंड फ्रंटियर्स में प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन हमारे सी फ्रंटियर्स में कोई चैलेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। पाकिस्तान भी का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वो ऐसे ख़त्म हो जाता है। श्रीलंका का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो ऐसे है। बांग्लादेश का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो ऐसे है। तो इंडिया का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इंडिया आसानी से अपने रूट को मैनेवर कर लेता है। लेकिन चाइना के साथ ऐसा नहीं है। तो इसीलिए चाइना क्या कर रहा है, एग्जिट रूट्स बनाने की कोशिश कर रहा है, और उसी ने इसीलिए ये सी पैक कॉरिडोर का ईजाद किया था 2013 में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो चाइना को पाकिस्तान से कनेक्ट कर देगा। आजकल पाकिस्तान के साथ उसकी बन नहीं रही है, तो चाइना के पास दूसरा रूट क्या है कि वो अफ़गानिस्तान के रास्ते ईरान के पास चला जाए, और ये उसका एक नया प्लान है। इसी के अराउंड उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो पूरा केस्पियन से होते हुए यूरोप तक जाएगा और वो अफ्रीका भी एंटर करेगा। दिस इज़ द लार्जली कॉन्सेप्ट ऑफ BRI। बट BRI में प्रॉब्लम है अभी काफ़ी सारी। और उसके बाद इंडिया ने भी G20 समिट में मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रपोज किया, जो कि ऑब्वियसली इंडिया को कनेक्ट करता है इस रीजन से। यहाँ से फिर वो रेलवे से सब जाएगा, और रेलवे के बाद फिर शिप से यहाँ पे एंटर होगा। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर भी प्रपोज हुआ है। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर हो सकता है। और अभी फ़िलहाल जो हाउदीज़ का अटैक, जैसा कि मैंने आपको बताया, यमन के पास बढ़ रहा है, तो इंटरनेशनल कंट्रीज़, इंटरनेशनल कंटेनर्स कंपनीज़ जो है वो मजबूर हो चुकी है। वो उनको बहुत बड़ा लंबा रूट लेना पड़ रहा है, और वो पूरा अफ्रीका से नीचे होते हुए मोजाम्बिक चैनल के पास से, अफ्रीका से नीचे होते हुए मोजाम्बिक चैनल के पास से वो अपना ट्रेड करेंगे, वो जहाँ भी जाएं। और ये वाला इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि आपको पता होना चाहिए, ये स्टेट ऑफ मलक्का है। चाइना को अगर हमें रोकना होता है, इंडियन नेवी को, तो हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का इस्तेमाल करते हैं। और स्टेट ऑफ मलक्का पे आप देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार की सीधी नज़र रहती है। तो स्टेट ऑफ मलक्का से चाइना जो है नहीं निकल पाता, क्योंकि चाइना के पास निकलने का यही एक पतला सा रास्ता है, और चाइना यहाँ से आसानी से नहीं निकल सकता। तो ये तो कुछ ऐसा रीजनल जियोपॉलिटिकल सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात है। अच्छा, रशिया और इंडिया के बीच में भी ट्रेड होता है। तो रशिया और इंडिया के बीच में ट्रेड पता है कैसे होता है? ऊपर से देखिए नहीं आ सकते, क्योंकि ये पूरा आइस है। रशिया के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप ऊपर से नहीं आ सकते। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक ज़िला है, शहर है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग एक ऐसा रीजन है जहाँ से इंडिया का ट्रेड बाल्टिक सी के रास्ते से नॉर्थ सी होते हुए पूरा इस तरीके से वो एंटर करता है, और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बाद वो मेडिटेरेनियन सी में आता है। मेडिटेरेनियन सी के बाद अगेन वो सुएज़ कैनाल का इस्तेमाल करता है। सुएज़ कैनाल का इस्तेमाल करके वो बाबेल मांडव स्ट्रेट के पास हमारे मुंबई आता है। तो ये वाला जो एग्जिस्टिंग रूट है ये रशिया के लिए बड़ा घातक साबित होता है, फॉर द वेरी सेम रीज़न दैट उसको हॉस्टाइल रीजन से गुजरना है, और यहाँ पे अटलांटिक ओशन से जूझना है, जहाँ पे अमेरिका उसके लिए दिक्कतें खड़ी करता रहता है। और इसके बाद ऑल्टरनेटिव रूट होना चाहिए। तो इंडिया ने कहा चेन्नई से हम रशिया के दूसरे ज़िले को व्लादिवोस्तोक को कनेक्ट कर देंगे। तो दूसरा रूट जो इन्होंने शॉर्टर रूट प्रपोज किया है वो ये है। लेकिन यहाँ पे आपको साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों को कन्विंस करना पड़ेगा। तो इंडिया ने अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर एशियन इकोनॉमीज़ को कन्विंस कर लिया है। इंडिया ने जब क्वाड की पार्टनरशिप करी तो उसने इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी के ऊपर बात करी। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में जाता है तो वो इस तरह की बात करता है। तो ये सारा रीजन आपको बताएगा कि किस तरीके से इंटरनेशनल रूट्स का नेगोशिएशन चल रहा है। अब ज़रा कंट्रीज़ पे गौर कर लेते हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे गल्फ़ की तरफ की कंट्रीज़।
अब पर गल्फ़ जब हम बोलते हैं तो कौन सा गल्फ़ है ये पर्शियन गल्फ़ से हमारा मतलब होता है। पर्शियन एम्पायर ये पूरा एक टाइम पे पर्शियन एम्पायर हुआ करता था जिसको हम पर्शिया कहते थे। पर्शिया जो था वो लार्जली शियाइट मुस्लिम्स का था। आज ईरान बचा है सिर्फ और ईरान में शियाइट मुस्लिम्स हैं। अभी हाल फिलहाल में आईएसआईएस ने दैट इज़ इस्लामिक स्टेट फॉर इराक एंड सीरिया ने ईरान में अटैक किया है और वही है आईएसआईएस सुन्नी है। तो ये वाला रीजन आपको दिखाई देगा। इसी रीजन में पर्शियन गल्फ में सबसे ज़्यादा तेल है। यू विल फाइंड सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, दोहा, बहरीन, कुवैत, येमेन, and in a that is Doha, that is Qatar. So you will find these are the countries which have large number of huge amount of oil. Now with respect to oil, there are other countries also which have large amount of oil, and that is where Venezuela comes into picture. So look at this particular region. This region is also sometimes called as Latin America. What you called as South America is also called as Latin America. Now in Latin America, you will be seeing that there are countries like Suriname, Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil, Paraguay, Argentina, and Uruguay, and Chile. So look at the Chile coastline. Now this is where the Andes mountains are there, right? So these are the countries, these are the locations that you should be aware about. You should largely be knowing. And India is also reaching out to Brazil. Now, what are the global south countries that we talk about? The global south countries that we largely talk about are these countries. So this is the line of global south. These are the countries which are low and middle income countries, and they do not include countries like Russia, like Europe, North America, Australia. And you will also find that India is largely reaching out to Africa. So this was the geopolitics through maps. In the next session of the maps, we'll be trying to understand important currents of Indian Ocean. Important currents of ocean that are largely warm and cold, to understand how they affect the fishing industry or the fishing population of these particular countries. We'll also go try to tell you the map through various groupings wise. For example, if you look into this particular region, you will come to know that this region is called as a very important region. This is, and these are the dismantled countries after USSR disintegrated. That includes Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan. And these countries are called as Central Asian countries. Now we find Kazakhstan, you will find Kazakhstan, you will find Kyrgyzstan, Kazakhstan and Kyrgyzstan to be very closely related to USSR even till now. Followed by this, you will find Belarus to be there, and you will find Moldova to be there in a council which is known as Eastern Eurasian Council, right? So that is what you have to know. The locations of these countries are important. And then let us quickly look into the kind of seas that we keep on hearing in the news, but we do not know their locations. So first is the Baltic Sea. Baltic Sea is surrounded by Finland, Sweden. Then we have the North Sea, which is between Norway and United Kingdom. Then we have the Celtic Sea near Ireland and France. Then we have Mediterranean Sea, then Black Sea, Caspian Sea is this, Red Sea is this, Persian Gulf is this, Gulf of Aden, right? Bay of Bengal, we already know. Then we have South China Sea, East China Sea, Yellow Sea, and Sea of Japan. This is Philippine Sea. Followed by this, you will find small seas, Arafura Sea, Timor Sea, Banda Sea, Celebes Sea, Java Sea, right? Followed by this, there are important seas here also, like you will find Hudson Bay, very important, Beaufort Sea, Davis Strait, Baffin Bay, Labrador Sea. And here we have Gulf of Alaska. Gulf of Mexico is here. Caribbean Sea is this. That is very important. We keep on hearing Caribbean Sea in the news. You will find Gulf of Guinea to be here near Africa. Mozambique Channel. Now these are the important sea areas. Let's look at Russia. So we'll find Barents Sea, Norwegian Sea, Greenland Sea, Kara Sea, Laptev Sea, and East Siberian Sea on this side. Between Russia and Japan, there is this group of islands which are contested called as Kuril Islands. You will find here Sea of Okhotsk to be there, and Bering Sea on the easternmost front of the Russia, which leads to this island, Aleutian Islands,
where United States of America is present, and there is a very small funny name, Chukchi Sea, right? I don't know how it is pronounced, but that, to avoid any confusion, that is the kind of pronunciation I'll go by. So these are the important seas that we keep on hearing. Look at the locations and look at the number of seas that we have. Yes, an idea about the location of these seas is very important if you want to understand the geopolitics and the geoeconomics of this region. So this was Harshvardhan Tripathi. I'll see you guys in the next.